नमस्कार। प्रस्तुत है एक नई कहानी परिवार में बुजुर्गों का महत्व। जब मैं छोटा था तो हमारा घर 2 मंजिल का एक पुराना लेकिन ठोस मकान था। नीचे के हिस्से में माँ पापा का कमरा था और ऊपर की तरफ दादी का कमरा, जो बरसों से वैसा ही था। लकड़ी की अलमारी, दीवार पर पुरानी घड़ी और एक खिड़की जिससे सामने वाले नीम के पेड़ की शाखाएं झांकती थीं। दादी के कमरे में वो सुगंध थी जो सिर्फ बुजुर्गों के कमरों में होती है। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कपूर और बहुत सारी यादें। पापा सरकारी नौकरी में थे, दिन भर बाहर रहते, माँ घर का सारा काम संभालती और मैं स्कूल जाता, खेलने जाता और बस दादी के पास सोने आता। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एहसास होता है कि जो सबसे गहरा रिश्ता था वो दादी के साथ ही था। दादी मेरी सबसे पहली दोस्त थी। जब मैं स्कूल से आता तो माँ कहती जाके हाथ मुंह धो, फिर खाना मिलेगा। लेकिन दादी मेरा चेहरा देखती और समझ जाती कि आज कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ बेटा, फिर से वो गणित वाला मास्टर चिल्लाया क्या? वो पूछती और अपने हाथों से मेरे बाल सहलाती। मैं बस सिर हिलाता और उनकी गोद में सिर रखकर रो पड़ता। वो चुपचाप मेरे आंसू पोंछती, फिर अपनी संदूक से गुड़ की डली निकालती और कहती, देख मीठा खा ले, दुनिया की कड़वाहट इससे थोड़ी कम लगेगी। उनका ये तरीका था दर्द बांटने का, बिना ज़्यादा कहे, बिना पूछे, बस साथ देने का। समय बीतता गया, मैं बड़ा होता गया, स्कूल से कॉलेज और फिर नौकरी तक का सफ़र तेज़ी से गुजर गया। दादी अब भी वहीं थी, उसी कमरे में, उसी अलमारी में, अपने पुराने चश्मे और पूजा की किताबों के साथ। बस उनके घुटनों में अब दर्द रहने लगा था और आंखों में थोड़ा धुंधलापन। जब मैंने शहर में नौकरी पाई तो माँ पापा बहुत खुश हुए। मैंने सोचा अब दादी को भी अपने साथ ले जाऊंगा। वहाँ बढ़िया अस्पताल है, एसी कमरा है, सब सुविधा है। लेकिन जब मैंने दादी से कहा तो उन्होंने सिर हिलाया। नहीं बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ। इस नीम के पेड़ से मेरी दोस्ती है, ये खिड़की है मेरी दुनिया। मुझे थोड़ा बुरा लगा, पर मैंने सोचा शायद दादी को बदलाव पसंद नहीं। कुछ सालों में मैं इतना व्यस्त हो गया कि गांव जाना छूट गया। फ़ोन पर बस त्योहारों में बात हो जाती। और फिर एक दिन माँ का फ़ोन आया, दादी नहीं रही। मैं सुन्न हो गया। गाड़ी पकड़कर उसी रात गांव पहुंचा। पूरा घर खामोश था। दादी का कमरा खुला था, लेकिन अब वो सुगंध नहीं थी। अलमारी वैसी ही थी, घड़ी दीवार पर रुकी हुई थी। मैं कमरे में गया और खिड़की के पास खड़ा हो गया। वही नीम का पेड़ था, लेकिन अब उसमें पहले जैसी हरियाली नहीं थी। और तब मेरी नज़र खिड़की के पास एक पुरानी डायरी पर पड़ी। मैंने उसे खोला, पहला पन्ना पढ़ा। आज अर्जुन, यानी कि मैं, स्कूल से रोता हुआ आया। मास्टर ने डांटा था शायद। थोड़ा गुड़ दिया, अब हंस रहा है। हर पन्ना मेरी यादों से भरा था। दादी ने मेरी जिंदगी के हर छोटे बड़े पल को लिखा था। मेरी पहली साइकिल, मेरा कॉलेज जाना, मेरी नौकरी और वो चिट्ठियाँ जो मैंने कभी भेजी। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। दादी अब नहीं थी, लेकिन उनकी लिखी हर बात, हर एहसास आज भी जिंदा था। मुझे एहसास हुआ बुजुर्ग सिर्फ कहानियों के पात्र नहीं होते, वो हमारी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण लेखक होते हैं। दादी के जाने के बाद घर कुछ समय के लिए बिल्कुल खामोश हो गया था। वो आवाज़ जो सुबह सुबह मंदिर से आती थी, वो हल्का सा भजन, पूजा की घंटी और नीम के पेड़ के नीचे रखी उनकी मौड़ी, सब अब खाली था। मैंने माँ से पूछा, दादी की वो अलमारी अब किसके पास है? माँ ने कहा, तू देख ले बेटा, उसमें बस उनकी चिट्ठियाँ और कुछ पुराने कागज़ हैं। मैंने धीरे से अलमारी खोली। हर दराज एक अलग दुनिया थी। एक दराज में दादी के पुराने चश्मे के साथ वो काले धागे पड़े थे जो वो हर जन्माष्टमी पर मेरे हाथ में बांधती थी। दूसरे में वो रेशमी साड़ी थी जो उन्होंने सिर्फ एक बार मेरे कॉलेज की डिग्री मिलने पर पहनी थी। और फिर नीचे की दराज में मुझे एक लिफाफा मिला, सादा सफ़ेद, मेरे नाम पर लिखा हुआ, अर्जुन के लिए, जब मैं ना रहूं तब। हाथ कांप रहे थे। मैंने लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। बेटा अर्जुन, तू जब ये पढ़ रहा होगा तब मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने जो तुझे दिया वो सिर्फ लोरी, चुटकुले या गुड़ नहीं थे, वो मेरी विरासत थी।
मैंने तुझे कहानियाँ सुनाई क्योंकि मैं चाहती थी तू दुनिया को समझे। मैंने तुझे चुपचाप सहारा दिया क्योंकि एक दिन तुझे किसी का सहारा बनना होगा। तू जब बड़ा हो जाएगा तो देखेगा कि लोग बुजुर्गों को पुराने जमाने का कहकर किनारे कर देते हैं। लेकिन बेटा याद रखना, पुराना मतलब बेकार नहीं होता। पुराना मतलब अनुभव, और अनुभव मतलब रास्ता दिखाने वाली रोशनी। तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़, ऊंचाइयों तक जा, लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलना। जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती वहाँ दीवारें खड़ी होती हैं, रिश्ते नहीं। तू एक दिन पिता बनेगा, फिर दादा भी। मैं चाहती हूँ तू वो विरासत आगे बढ़ाए, प्यार, धैर्य और साथ की विरासत। तेरी दादी शारदा देवी। मैंने खत को सीने से लगा लिया। जैसी उनकी हथेली अब भी सिर पर थी, उसी पल कुछ ठान लिया। उस दिन के बाद मैंने पहली बार गांव के मंदिर में जाकर घंटी बजाई। वहां पंडित जी बैठे थे। मुझे देखकर बोले, बहुत दिन बाद आए अर्जुन बाबू। माँ बाबूजी तो आते रहते हैं, पर अब दादी जी नहीं है। मैंने धीमे से कहा, अब से मैं आऊँगा। घर लौटकर मैंने पापा से बात की। पापा, मैं सोच रहा हूँ कि दादी के कमरे को जस का तस रहने दूँ, एक स्मृति की तरह। और सोच रहा हूँ उस कमरे को एक पढ़ने की लाइब्रेरी में बदल दूँ, जहाँ गांव के बच्चे आकर पढ़ सकें और दादी की कहानियाँ भी पढ़ सकें। पापा मुझे देख रहे थे, एक पल को चुप रहे, फिर बोले, देर से समझा पर सही समझा। हमने दादी के कमरे को साफ किया, पर कुछ भी हटाया नहीं। उनकी वही पुरानी कुर्सी, वही दीवार पर लटकी घड़ी, सब वैसा ही रखा। बस बीच में एक छोटी मेज और कुछ कुर्सियां जोड़ दी। मैंने दादी की डायरी के अंशों से छोटी छोटी कहानियां बनाई और फ्रेम में सजाया। गांव के बच्चे अब वहां बैठते, पढ़ते और पूछते, ये दादी कौन थी? मैं मुस्कुरा कर कहता, मेरी दादी, पर अब तुम सबकी भी। दादी की यादों से भरे गांव के कुछ हफ्ते बीताकर मैं शहर लौट आया। एक अजीब खालीपन था मेरे अंदर, जैसे कुछ बहुत कीमती छोड़ आया हूँ। ऑफिस फिर से शुरू हो गया था। मीटिंग्स, क्लाइंट कॉल्स, रिपोर्टिंग, सब पहले जैसा था। लेकिन मैं अब पहले जैसा नहीं था। एक दिन ऑफिस से लौटते समय रास्ते में बारिश हो रही थी। मैंने गाड़ी धीमी कर दी। एक मोड़ पर देखा, एक बुजुर्ग आदमी भीगे हुए कपड़े पहने, छाता भी नहीं, सड़क किनारे बैठे थे। लोग बस उनके पास से गुजर रहे थे, जैसे वो कोई अदृश्य चीज़ हो। मन में दादी की छवि कौंधी। मैंने गाड़ी रोकी और उतरकर उनके पास गया। बाबा, कहाँ जाना है? उन्होंने मेरी तरफ देखा। आंखों में पानी था, शायद बारिश का, शायद कुछ और। बेटा, बस थोड़ा रुकने को जगह चाहिए थी। पैर नहीं चल रहे थे। बारिश आ गई। सोचा थोड़ी देर बैठ जाऊं। मैंने कहा, आइए आपको घर छोड़ देता हूँ। कहाँ जाओगे? बेटा, कोई घर नहीं है अब मेरा। मैं सन्न रह गया। पूछने पर पता चला उनका नाम गोविंद प्रसाद शर्मा था। पहले बैंक में काम करते थे। बेटा विदेश में, बहू साथ नहीं रहना चाहती थी और कुछ समय बाद उन्होंने खुद ही घर छोड़ दिया, कहकर कि जब ज़रूरत ना हो तो मौजूदगी बोझ बन जाती है। मैं उन्हें अपने फ्लैट पर ले आया। सोचा एक रात, दो रात, फिर कोई व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनके साथ एक रिश्ता बनता गया, जैसे दादी के बाद कोई खोई खोई हुई डोर फिर जुड़ रही हो। वो सुबह जल्दी उठते, पूजा करते, फिर मेरे लिए अदरक वाली चाय बनाते। उनकी आंखों में वही शांति थी जो मुझे दादी की खिड़की से नीम को देखते वक्त मिलती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, बाबा कभी बेटे से संपर्क किया? वो हंसे। किया था, पर जवाब नहीं आया। शायद अब मेरी ज़रूरत नहीं। मैंने सिर झुका लिया। मैं सोचने लगा, हम सब यही करते हैं ना। जब तक बुजुर्गों से हमें कुछ सीखना है, कुछ लेना है, तब तक हम उन्हें पूछते हैं। पर जब उनका हाथ कांपने लगे, उनकी बातों में दोहराव आने लगे, तब हम उन्हें पुराना कहकर अलग कर देते हैं। वही रात थी जब मैंने एक फैसला लिया। अगले हफ्ते मैं एक स्थानीय एनजीओ से जुड़ गया, जो बुजुर्गों के लिए काम करती थी, खासकर उनके लिए जो परिवार से अलग हो चुके हैं। मैं हर हफ्ते वहां जाकर समय देने लगा। वहां जाकर एहसास हुआ कि दादी जैसे कितने ही लोग सिर्फ अकेले, बस थोड़े से साथ की तलाश में। मैंने गोविंद बाबा को भी वहां ले जाना शुरू किया। पहले पहल तो वो हिचकिचाए, लेकिन कुछ ही दिनों में वहां के सबसे पसंदीदा सदस्य बन गए। बाबा, ये कविता लिखी आपने,
मैंने एक दिन उनकी डायरी में कुछ पढ़ते हुए पूछा। वो मुस्कुराए। हाँ बेटा, कभी कभी मन की बात कागज से कर लेता हूँ। मैंने वो कविता एनजीओ की वेबसाइट पर डाली। वह कविता वायरल हो गई। कुछ दिन बाद एक शाम जब हम पार्क में बैठे थे, बाबा ने अचानक कहा, बेटा तू अर्जुन है ना? मैंने चौंक कर देखा। हाँ बाबा, आपको कैसे पता? तेरी दादी की डायरी पढ़ी थी, एनजीओ में किसी ने बताई थी, शारदा देवी की कहानियाँ, अब सब पढ़ते हैं वहाँ। मैं हैरान था। बाबा ने मेरी दादी की डायरी में अपने बेटे को ढूंढा था और मैं बाबा में अपनी दादी को। शब्दों से ज़्यादा उस मॉल में कुछ था। उस रात मैं बहुत देर तक जागता रहा, सोचता रहा कितनी बार हम अपने आसपास बुजुर्गों को देखते हैं लेकिन उन्हें सच में देखते नहीं। वो बस बूढ़े बनकर रह जाते हैं। उनके अनुभव, उनका प्रेम, उनकी कहानियाँ सब धुंध में खो जाता है। लेकिन अगर हम रुकें, सुने, साथ बैठें तो शायद हमें वो विरासत मिले जो पीढ़ियों को जोड़ती है। गोविंद बाबा अब मेरे फ्लैट का हिस्सा बन चुके थे। मैं उन्हें बाबा कहता, वो मुझे बेटा। ऐसा लगता जैसे हमारे बीच खून का नहीं पर दिल का रिश्ता था। मगर हर रिश्ता दुनिया की नज़र से नहीं बच पाता। एक रविवार दोपहर माँ पापा शहर आए। मैंने सोचा अब समय है कि उन्हें सब बताऊं। चाय की चुस्कियों के बीच मैंने बात शुरू की। पापा, माँ, आपसे एक बात करनी है। पापा ने चश्मा ठीक किया। बोलो बेटा। मैं गोविंद बाबा को अब यहीं अपने साथ रखना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। एक पल को तो सन्नाटा छा गया। माँ ने सवालिया निगाहों से देखा। कौन बाबा? वही जिन्हें आप कुछ महीने पहले गांव आए थे तब देखा था, जिनका कोई नहीं था। दादी के जाने के बाद लगता है जैसे वो मुझे उसी विरासत से जोड़ रहे हैं। पापा गंभीर हो गए। बेटा, हम समझते हैं तुम्हारे जज्बात, लेकिन ये जिम्मेदारी क्या सोच समझ कर ले रहे हो? आजकल कौन इस उम्र में किसी और के बुजुर्गों को अपने सिर पर लेता है? मैंने धीरे से कहा, यही तो बात है पापा, कोई नहीं करता, इसीलिए ही तो कुछ करना जरूरी है। माँ ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में चिंता थी। उन्हें डर था, लोग क्या कहेंगे? तेरी शादी कैसे होगी? कहीं बाबा बीमार हो गए तो? ये सब उनकी नज़रों में साफ था। मैं समझता हूँ माँ पापा की चिंता सही थी, लेकिन मैं अब समझता था कि हमारे समाज की सबसे बड़ी दीवार यही सोच है कि बुजुर्गों की जगह बस घर के कोने तक ही सीमित रह गई है। मैंने कहा, पापा, माँ, आप ही ने तो मुझे दादी की सेवा करना सिखाया था। आपने ही मुझे रिश्तों की अहमियत बताई। फिर अब जब मैं वही कर रहा हूँ तो आप डरे क्यों हैं? पापा चुप हो गए। शाम को जब वो वापस जाने लगे तो जाते जाते पापा ने मेरा कंधा थपथपाया। अगर तुम्हें लगता है ये सही है तो करो, पर इस रास्ते पर चलना आसान नहीं होगा अर्जुन। मैंने मुस्कुरा कर कहा, जो रास्ता सही हो वो कभी आसान होता ही कहाँ है। अगले कुछ हफ्तों में बदलाव आने लगे। गोविंद बाबा की तबीयत कुछ कमज़ोर रहने लगी थी। डॉक्टर ने कहा, उम्र है, शरीर थक चुका है, लेकिन मन का साथ है तो ठीक रहेंगे। मैंने बाबा से पूछा, आपको कुछ डर लगता है? वो बोले, अब नहीं बेटा, तू साथ है ना। तूने मेरे लिए जो दरवाज़ा खोला उसने सारी दीवारें गिरा दी। एक दिन एनजीओ ने मुझे एक कार्यक्रम में बुलाया। वहाँ मंच पर एक बुजुर्ग महिला ने कहा, हम सबको उम्र के साथ छाव की ज़रूरत होती है। जो हम अपने बच्चे को देते आए वही थोड़ी हमें भी मिल जाए तो बुढ़ापा कुछ कम भारी लगे। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने मंच पर जाकर बस एक बात कही, हम जब छोटे होते हैं तो चलना बुजुर्गों से सीखते हैं। फिर जब वो लड़खड़ाते हैं तो क्या हमारा फ़र्ज नहीं कि उन्हें थामें? उस दिन के बाद मेरे जीवन में बहुत कुछ बदल गया। मेरे दोस्तों में से कुछ ने मेरी इस सोच की तारीफ़ की, कुछ ने दूरी बना ली, कुछ ने कहा बहुत नोबल काम कर रहा है और कुछ ने कहा समझदारी से ज़्यादा भावुकता है। पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे पास अब दादी की सीख थी, गोविंद बाबा का आशीर्वाद था और मन में वो संतोष जो किसी बड़ी गाड़ी, ऊंचे ओहदे या आलीशान फ्लैट से नहीं मिलता। 3 साल बीत चुके थे। गोविंद बाबा अब मेरे परिवार का हिस्सा बन चुके थे और सिर्फ मेरे नहीं बल्कि उन दर्जनों लोगों के जो मेरे संपर्क में आए।
मैंने अपने घर के एक कोने को विरासत केंद्र बना दिया था, जहां हर रविवार बुजुर्गों की सभा होती, कहानियां सुनाई जाती, अनुभव साझा होते और युवा उनसे संवाद करते। एक बार एक कॉलेज ने मुझे यंग चेंज मेकर के अवार्ड के लिए नामांकित किया। मुझे मंच पर बुलाया गया और पूछा गया, आपके लिए सफलता क्या है? मैंने बस इतना कहा, जिस दिन कोई बुजुर्ग खुद को बोझ नहीं, वरदान समझे, वही मेरी सफलता का दिन होगा। लेकिन समय सबको छूता है। एक सुबह गोविंद बाबा कुछ कमजोर से लगे। मैंने कहा, बाबा अस्पताल चलते हैं। वो बोले, अब नहीं बेटा, अब बस तेरे पास बैठना है। मैंने उनका हाथ थामा। वो वही हाथ था जो अब बहुत हल्का हो गया था, पर उसमें अब भी वो अनुभव था जिसने मुझे इंसान से बेटा बना दिया। उसी शाम उन्होंने मेरा सिर सहलाते हुए कहा, अर्जुन, तू जानता है तूने क्या किया? तूने एक खोई हुई पीढ़ी को फिर से जीना सिखाया। तूने दीवारों को तोड़ा, दरवाजे खोले और सबसे जरूरी, तूने सुनना सीखा। ये जो तूने विरासत बनाई है, ये अब तुझ में कहीं बड़ी हो गई है। ये चलती रहेगी तेरे बच्चों में, तेरे शब्दों में, तेरे कर्मों में। मैंने कहा, बाबा आप थक गए हैं। उन्होंने आंखें बंद की, धीमे से मुस्कुराए और कहा, नहीं बेटा, अब मैं संतुष्ट हूँ, मैं जा सकता हूँ। अगली सुबह बाबा नहीं रहे। कमरे में सन्नाटा था, पर कहीं कोई शांति भी थी, जैसे उन्होंने वो अधूरा रिश्ता पूरा कर दिया हो जो समय ने बीच में छोड़ दिया था। उनका सब मेरे घर से निकला, हर कोई हैरान था, ये उनके बेटे हैं। मैंने कहा, नहीं, मैं उनका बेटा नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बेटा चुना था। उस दिन मैंने फिर से एक चिट्ठी लिखी, गोविंद बाबा के नाम। बाबा, आपने मुझे एक ऐसा रास्ता दिखाया जो किताबों में नहीं, दिल में था। आपने मुझे यह समझाया कि बुजुर्गों को जिम्मेदारी नहीं, आशीर्वाद समझो। आपने मुझे सिखाया कि विरासत सिर्फ संपत्ति नहीं होती, वो तो आदतें, संस्कार और अनुभव होते हैं। आपने मुझे पिता बनना सिखाया, बिना खुद पिता हुए, और आपने मुझे बेटा बना दिया, बिना मुझे जन्म दिए। आपका हर लम्हा अब मेरी सांसों में रहेगा। धन्यवाद बाबा, मेरे जीवन में आने के लिए। कुछ महीने बाद एनजीओ के साथ मिलकर मैंने एक नई पहल शुरू की, बुजुर्गों के लिए संवाद केंद्र, जहां बच्चे और युवा आकर बुजुर्गों की बातें सुनते हैं। अब ये पहल कई शहरों में फैल चुकी है। मैंने अपने बेटे का नाम गोविंद रखा, और कभी कभी जब वो मुझसे कहता है, पापा दादी की कहानियाँ सुनाओ ना, तो मैं उसकी गोद में एक किताब रख देता हूँ, शारदा देवी की डायरी। क्योंकि विरासत चलती रहनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग कोई पिछली पीढ़ी नहीं, वो हर शुरुआत की पहली ईंट होते हैं। धन्यवाद।